मैं राम बोलूं। Good evening, everyone. I'm Vaibhav Agrawal, a 2024 graduate in Information Technology from MEM University, Jodhpur, and currently working as an Associate Solution Analyst at Herald Logic Private Limited, Mumbai. It's a great pleasure to welcome you all to today's Alumni Introduction session organized by MEM Alumni Gujarat Chapter. These sessions are not just about reconnecting with our roots, but also about learning from the inspiring journeys of our seniors, exchanging ideas, and building a stronger MEM network. Today, we are truly honored to have among us a towering figure from our own legacy, Sri Ram Singhal sir, from the first batch of Mechanical Engineering MBM class of 1962. Welcome, sir. Sir embodies the spirit of lifelong learning and contribution with over 55 years of rich experience across the private and cooperative sectors. He has served at reputed organizations like Birla, Kanoria, IFCO, Garda Chemicals, and Electrotherm, making remarkable contributions in each role. Sir is not only a seasoned professional but also a prolific writer. He has authored several books on the Bhagavad Gita, the Mahabharata, and has also penned his own poetry and prose, enriching literature with both spiritual depth and creative insight. Please join me in giving a warm virtual welcome to Sri Ram Singhal sir. Sir, we are truly privileged to have you with us today. Welcome, sir. थैंक यू वैभव जी और सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि वैभव जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं राम प्रकाश सिंघल 1962 मैकेनिकल बैच फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज आपको सबको नमस्कार करता हूं और राजीव जी शर्मा को और वैभव जी को और योगेश योगेश जी को इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुझे इस अवसर देने के लिए आपसे बात करने में मैं आपको उनको धन्यवाद करता हूं। मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूं और अभी भी मेरा पैतृक मकान वहां पर त्रिपोड़िया बाजार में स्थित है। जोधपुर का होने के नाते जोधपुर में मैं डे स्कॉलर के तौर पर वहां पर 4 साल ये पढ़ाई किया। 1958 में मैकेनिकल ब्रांच का फर्स्ट बैच लिया गया था एमबीएम में और वहां पर मुझे 4 वर्ष पढ़ने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सेठ मगनीराम जी बांगड़ की स्मृति में उनको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर वो जोधपुर में ऐसी कॉलेज नहीं बनाते तो मेरे जैसे हजारों जोधपुर क्षेत्र के विद्यार्थी जो है इंजीनियरिंग की इच्छा से शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जोधपुर से मैंने इंजीनियरिंग पास की 62 में और उसके बाद मैंने बिरला कंपनी में सर्विस लिमिटेड, जो आंध्र प्रदेश में उन दिनों और आजकल तेलंगाना में स्थित है, वहाँ पर मैंने 10 वर्ष कार्य किया, जो मेरे जीवन के प्रथम नौकरी के वर्ष थे। वहाँ पर एक जो मेरी यादगार में मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं इंजीनियर के लेवल पर होते हुए भी मेरे अंडर में वहाँ पर करीब 120 वर्कर्स काम करते थे। उन दिनों में ये बड़ी भारी संख्या, पूरी कंपनी में 3000 व्यक्ति काम करते थे और बड़ा भारी मैन पावर था और हमेशा उत्पाद होते रहते थे। तो मैंने वहाँ पर जो मेरे डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस में आजकल जिसको वीआरएस कहते हैं, वो एक सिस्टम लागू किया। उस समय वीआरएस को मैं जानता था, मैनेजमेंट जानता था, मगर मैंने एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर मैनेजमेंट को सजेस्ट किया कि इन लोगों को एक गोल्डन हैंड शेक के रूप में कुछ पैसा दिया जाए, तो इसमें जो लोग हमारे काम के उचित नहीं है उनको हम एक गोल्डन हैंड शेक कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने बात मानी और मेरे प्रयास से मैंने 120 वर्कर्स में को स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके 80 पर कर दिया और 40 वर्कर अपने खुशी खुशी अपने पैसे लेकर घर चले गए। एक पहला पहला ये कार्य रहा। दूसरा कार्य जो मैंने किया वो, उन दिनों प्रोडक्शन में तो मेंटेनेंस इंसेंटिव चलता था, मगर मेंटेनेंस में
इंसेंटिव स्कीम अनहर्ड थी उन दिनों में। तो मेंटेनेंस में मैंने वहाँ पर ब्रेकडाउन और ओवर टाइम, ये दो बुराइयां होती है, कितना डाउन आवर और कितना ओवर टाइम आवर्स। ये दोनों बुराइयों को लिंक करते हुए एक इंसेंटिव स्कीम अपने डिपार्टमेंट के वर्करों के लिए बनाई, जो 80 वर्कर बच गए थे उसको बनाई। और वो स्कीम भी मैनेजमेंट ने और वर्कर्स ने बहुत सराहना की। उससे ब्रेकडाउन भी कम हुए, ओवर टाइम भी कम हुए, और वर्कर्स को भी थोड़ा अच्छा पैसा मिलने लगा। ये मेरी वहाँ पर उपलब्धि थी। इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग वाले उपलब्धि वाले मुझे ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग बात याद नहीं है। वहाँ से 1972 में मैंने कनोडिया केमिकल्स रेन्यूकूट में ज्वाइन किया, यूपी में। वहाँ पर ये कॉस्टिक फ्लोरिन की इंडस्ट्री है, और वहाँ पर मैंने 4 साल काम किया। इन 4 वर्षों में वहाँ पर मुझे एक और केमिकल प्लांट का अनुभव हुआ। फिर वहाँ से छोड़ करके 1976 में मैंने इसको फर्टिलाइजर को ज्वाइन किया। इसको फर्टिलाइजर कंपनी के उन दिनों में फूलपुर प्रोजेक्ट लगने वाला था, इलाहाबाद के पास फूलपुर प्रोजेक्ट। इसको का पहले 2 प्लांट है कलोल में और कांडला में, वो चालू हो चुके थे, और ये तीसरा प्रोजेक्ट वहाँ लगने वाला था। उसके ग्रास रूट लेवल पर मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, और उस कंपनी की तरफ से मैं अमेरिका में हमारे कंसल्टेंट थे, उनके ऑफिस में रह करके 3 महीना तक मैंने कई इक्विपमेंट वहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर किए। और 3 महीना बाद फिर अपना स्वदेश लौट कर फूलपुर चला गया, और फूलपुर में फिर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, यूरिया, अमोनिया, ऑक्साइड, पावर, सारे उनमें जो है मेरा जितना योगदान हो सका वो मैंने योगदान किया। कंस्ट्रक्शन, फिर कमिश्निंग, और उसके बाद फिर 1987 तक मैं वहाँ पर इसमें मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन का काम मैंने देखा वहाँ पर। वहाँ इसको इसको जब मैंने कनोडिया और तहसील जैसी कंपनियों से उठ के इसको में आया, तो ये एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन कंपनियों में तो स्टीम प्रेशर 100 PSI से ऊपर नहीं होता था। टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता था। उसी से स्टीम हीटिंग का काम चलता था, ना कोई एनर्जी का था, ना कुछ और कुछ था। मगर इसको की एक फिलॉसफी अलग थी, और इसको की टेक्नोलॉजी में ही 105 आटा की स्टीम 520 डिग्री पर यूज होती है, इतने ऊंचे हाई प्रेशर में। और 150 PSI पर 150 आटा पर यूरिया का अमोनिया का सिंथेसिस होता है। ऐसे ही बड़ी टेक्नोलॉजी के मुझे काम करने का अवसर मिला, और इस अवसर के दौरान मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, टेक्निकल बहुत सीखा। फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन ट्रांसफर होकर के कलोल चला आया। तो कलोल में आने के बाद में मुझे कंपनी की तरफ से सेनेगल, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल, वहाँ पर इफको का एक जॉइंट वेंचर प्लांट है फॉस्फोरिक एसिड का, जो हमारे कंडला प्लांट में काम होता था। वहाँ पर मैं एज ए चीफ ऑफ मेंटेनेंस बनकर तीन वर्ष तक मैं वहाँ पर रहा। वहाँ पर भी सब वहाँ के सीएमडी वगैरह ने मेरे कार्य को सराहना की, और वहाँ कार्य करके मैं इसको कलोल लौट आया, और फिर यहाँ पर कार्यरत हो गया। जब 1992 में जब मेरी अवस्था करीब 52 वर्ष की थी, तो मुझे एक अलग फीलिंग होने लगी इसको में रहते हुए, कि जो इसको मैंने ज्वाइन किया था उस कार्य पद्धति से हटकर आज वो पब्लिक सेक्टर की जितने भी रेड टेपिज्म वगैरह की प्रोसीजर्स होते हैं उसमें फंस रहा है। ऐसी फीलिंग होने पर मैं अपने को अनईजी फील करने लगा वहाँ पर। ये ये कोई इंजीनियर का काम नहीं है कि वो फाइलें इधर घूमती रहे, उधर घूमती रहे, और कमेटियां बैठती रहे और डिसीजन हो नहीं। तो मैंने वहाँ पर इसको से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करके गरडा केमिकल्स में चला गया। गरडा केमिकल्स जो है मेरे लिए एक नया चैलेंजिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वहाँ का एक्सपीरियंस था, इसको कन्नौज में रहते हुए भी मैंने एक काम बड़ा अच्छा किया। वैसे तो मतलब मेरी काफी सराहना हुई कार्य की, सब प्रसन्न थी, मगर एक काम जो है वो मेरा आउटस्टैंडिंग ये रहा कि
उस वक्त तक 89 या 90 तक इसको प्लांट को कलोल को 14 वर्ष हो चुके थे। और उन 14 वर्षों में जितना डाउन टाइम होता था वो डाउन टाइम मैंने सबसे कम किया और एनुअल शटडाउन की प्रथा ही समाप्त कर दी। कोई एनुअल शटडाउन नहीं होगा। जब जरूरत होगी, जब टर्न अराउंड के लिए एक किया जाएगा और उसके लिए एवर रेडी टीम रखी। और उस एनुअल टर्न अराउंड को भी मिनिमम रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। पहले 1 महीना लगता था, फिर 25 दिन लगने लगे। मैंने 19 दिनों में पूरा कार्य पूरा कर दिया आफ्टर टेकिंग शटडाउन फॉर 2.5 years। तो ये मेरी एक उपलब्धि बहुत आपको अच्छी लगेगी इसलिए सुनाई। गड्डा केमिकल्स में आया तो गड्डा केमिकल्स जो है एक एग्रो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाते हैं और उनके इंटरमीडिएट और बल्क में बनाते हैं। ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि डॉक्टर गड्डा की फाउंडर सीएमडी थे उनके। उन्होंने इस कंपनी को स्क्रैच से खड़ा किया और ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में एग्रोकेमिकल्स की बड़ी बड़ी कंपनियों से, डव वगैरह से बड़ी बड़ी कंपनियों से कम्पीट करती थी। इसका 60% 70% आज भी फॉरेन इंपोर्ट होता है। और विशेषता ये थी इस कंपनी की कि कोई नो हाउ कहीं से परचेज नहीं किया जाता था। ओन R&D में अपना प्रोसेस डेवलप किया जाता था, अपना प्रोजेक्ट का डिजाइन किया जाता था, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर रख करके, और उसको कमीशनिंग और मेंटेनेंस और ऑपरेशन। ये कंपनी की बड़ी खासियत थी कि जिससे हमारे कॉस्ट उस जो प्रोडक्शन की आइटम थी उनकी हमेशा कॉम्पिटिटिव रहती थी। और उस कंपनी में मुझे काम करने का बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर गर्डा मेरे एक इंस्पायरिंग आइकॉन की तरह थे। बड़े सरल रसीले स्वभाव के थे वो। उन्होंने मुझे, जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आया, 60 की उम्र होने लगी, 62 में ज्वाइन किया था 8 साल काम करने के बाद। तो 62 में रिटायर होने लगा तो उम्र आई तो उन्होंने मुझे बोला कर कहा कि सिंगल, तुम मेरे साथ जिंदगी भर जब तक चाहो तब तक काम कर सकते हो। यह मेरे लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उस आशीर्वाद को अपने सिर पर रखा और वहाँ पर अप टू द एज ऑफ 67 ईयर्स, दैट इज अप टू 2006, मैं वहाँ पर कार्यरत रहा। फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि अब मुझे, मैं उतना ज़्यादा कार्य में मैं नहीं कर सकता और मैं कार्य को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत मुझे विदा दे दिया और इस तरह से मैं वहाँ से त्याग पत्र दे के 2006 में अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद आकर के मैंने यहाँ की एक लोकल कंपनी है इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड, ये भी एक अच्छी पायनियरिंग संस्था है जिन्होंने इंडक्शन फर्नेस के लिए मार्केट में इंडिया में उनकी 30-35% फर्नेसेज उनकी बनाई हुई चलती है सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन में, जो इंडक्शन फर्नेस से मेल्ट स्टील मेल्ट करके बनाया जाता है। और उससे उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया और कंपनी का एक वेंचर था अबू धाबी में, कंटिन्यूस ऑपरेशन प्लांट का, कंटिन्यूस ऑपरेशन मिनी स्टील प्लांट, जो कि वर्ल्ड में एक आध जगह पर ही था। तो उसमें उन्होंने एक मैक्सिको की कंपनी से कनेक्ट करके और टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने EPC कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट में मैंने अपना पूरा योगदान दे करके वो प्रोजेक्ट अबू धाबी में पूरा किया, उसका कमीशन किया और हैंड ओवर किया उनको, मालिकों को। ये एक उपलब्धि मेरी इलेक्ट्रोथर्म में। ये बिल्कुल फिर मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और नया एरिया था काम करने का। स्टील प्लांट में मैंने कभी काम किया नहीं था। वहाँ का जो रिएक्टर का स्ट्रक्चर था वो 92 मीटर हाई था। उसके जो स्ट्रक्चर की जो प्लेट्स यूज हुई थी बनाने के लिए, वो प्लेट 50 mm 60 mm की थिकनेस की प्लेट्स हुआ करती थी। ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करके और पूरा प्लांट कंप्लीट किया। उसके बाद तुरंत ही एक और उपलब्धि मुझे इसमें सहयोगदान करने का मिला, मौका मिला। वो था
भारत में सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट। उस वक्त मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने गुजरात के चारणका, राधनपुर के पास में चारणका में एक 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की। 500 मेगावाट के उस प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी इलेक्ट्रोटर्म ने 15 मेगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो 15 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हमने एक रिकॉर्ड टाइम 3 डेढ़ महीने के अंदर कंप्लीट करके उसको कमीशन किया। और इस तरह से एक बहुत ही छोटे अंश में सोलर इंडस्ट्री को भारत में डेवलप करने में मोदी जी के गाइडेंस में हम मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इलेक्ट्रोथर्म से मैं काम करता रहा। वहाँ पर भी उनके मालिकों ने मुझे यही कहा कि आप जब तक चाहो तुम हमारे साथ काम करो, परंतु मेरी अवस्था उस 77 साल की अवस्था हो गई थी, और मैं और पत्नी दोनों अकेले रहते थे। तो पत्नी अकेले रहने के कारण थोड़ा घबराने भी लगी थी, तो फिर मैंने उनसे विदा ली और ये अपना रिटायरमेंट में आ गया। तब से मैं रिटायरमेंट का जीवन जी रहा हूँ। इसमें अपने इलेक्ट्रोथर्म के कार्य के इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकों और अध्यापकों स्कूल के, उनसे मुझे विरासत में ये आध्यात्मिक और साहित्यिक और भारतीय संस्कृति में रुचि मिली। तो उसकी वजह से मैं बचपन से ही अपना करीब 5-6 साल की अवस्था से ही गीता का पाठ करता रहा। मैं उस वक्त मैं मेरे माता जी को सुनाने के लिए करता था, और धीरे धीरे उसमें मेरी रुचि बढ़ती गई। स्कूल में रामायण वगैरह का पाठ करता था, रामायण भी लाकर पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, गीता भी पढ़ी। इस तरह से धीरे धीरे इन ग्रंथों में मेरी रुचि बढ़ती गई। इन इन ग्रंथों में रुचि बढ़ने के साथ में जब इलेक्ट्रोथर्म में अपने कोलीग्स के साथ कभी बात होती, और सेठों के साथ भी कभी बात होती, तो उनको मैं कुछ किस्से उनमें से सुनाता। तब उन्होंने एक दिन कहा कि भाई सिंघल साहब, ये जो आपको नॉलेज है उसको लिखते क्यों नहीं? आप लिखें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अ, एक साधन हो जाएगा जानने का, और आगे की जनरेशन के लिए। तो मैंने लिखना शुरू किया। तो पहले उन्होंने उन्होंने और कुछ मित्रों ने कहा कि भाई अंग्रेजी में लिखो तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। आजकल की नई जनरेशन भी जो है अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ती है। तो पहले मैंने अंग्रेजी में लिखी, और बड़े व्यस्तता के साथ 7-8 साल लगे मुझे उसको लिखने में। और वो 3 खंडों में, 3 वॉल्यूम्स में गीता फॉर जैन A to Z के नाम से पब्लिश करवाई। वो आज भी मेरे अंदर उपलब्ध है, और 3 खंडों में मैंने उसको बड़ी विस्तृत व्याख्या की। फिर मेरे अपना परिवार के लोगों ने, जोधपुर के लोगों ने कहा कि अरे अंग्रेजी हम कहाँ पढ़ते हैं, हम तो हिंदी पढ़ते हैं। तो फिर मैंने हिंदी में उसको लिखा दोबारा, और उसका नाम रखा कालजयी गीता। कालजयी यानी एटर्नल गीता, और काल मृत्यु को भी कहते हैं, तो मृत्यु और एटर्नल गीता दोनों इस तरह से वो लिखी, और वो भी छप गई, और वो भी उपलब्ध है अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में। अ, अब उससे उससे मेरा लेखन में आगे प्रगति होती गई, और मैंने एक पुस्तक लिखी, महाभारत की अनसुनी कथाएं। महाभारत की मुख्य कथा तो सब हिंदुओं को मालूम है, सब सीरियल वगैरह आ चुके हैं और पढ़े लिखे भी हैं। मगर महाभारत में जो छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां हैं, और जो जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, या कुछ महाभारत के प्रसंग भी ऐसे हैं कि गहराई जिनको गहराई से नहीं जानते, तो उनको लेकर के मैंने एक पुस्तक लिखी महाभारत में काफी खोजबीन करने के बाद में। और उस पुस्तक का नाम है महाभारत की अनसुनी कथाएं। ये पुस्तक भी अभी उपलब्ध है। और चौथी कथा, मैंने बचपन से, जैसे मैंने कहा, साहित्य में रुचि थी, तो मुझे कविता लिखने का, लेख लिखने का ऐसा थोड़ा उस समय भी शौक था। अपने स्कूल में मैंने पहली स्कूल की मैगजीन छपवाई थी। उसका मेरे अध्यापकों ने मेरे देख करके मुझे चीफ एडिटर बना दिया था। तो वो तब से मेरा लगाव साहित्य से रहा है। हिंदी और इंग्लिश में भी मेरा अच्छा अच्छा रहता था।
तो मैंने मेरे अब तक लिखी हुई कविताओं वगैरह और लेखों को लेकर के एक संग्रह प्रकाशित किया, उसका नाम है डलिया। वो कोई ऐसे अमेजन वगैरह डालने लायक पुस्तक नहीं है, मैं कोई बड़ा कवि लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, पर मित्रों ने कहा कि इसको छपवा दो तो छपवा दी। तो मेरे पास उपलब्ध है, जो भी लेना चाहे वो मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूँ। अभी भी मेरा लेखन चालू है। मैं अपने पिताजी के बारे में एक, उनकी स्मृति में एक पुस्तक लिख रहा हूँ। और क्योंकि वो, उनसे जो मुझे संस्कार मिले, अगर मेरे के अंदर कुछ भी अच्छाई है तो वो उसका 1% भी नहीं है, ऐसे संस्कार उन्होंने मुझे दिए। तो उनको, उनकी जीवन का में से कुछ स्मृतियां मेरे जीवन में है, उनको भी मैं लिपिबद्ध कर रहा हूँ। वह पुस्तक अभी लेखन चालू है। उसके साथ दो पुस्तकें और लिख रहा हूँ। वो शंका समाधान, शंका समाधान रामायण संबंधी, और शंका समाधान गीता और महाभारत संबंधी। लोगों को कई शंकाएं होती है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सीता को वनवास क्यों हुआ, माली को क्यों मार दिया, शूर्पणखा का औरत थी उसके नाक कान क्यों काट दिए, या महाभारत में कृष्ण ने युद्ध क्यों करवा दिया, ये सब तरह की। तो इनको मैंने अपनी समझ से इनका उत्तर देने का इन पुस्तकों में कोशिश कर रहा हूँ, और आशा है कि ये अगले एक आध साल में पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा ये जीवन वृत्त मैंने आपको संक्षेप में बताया। इसमें अब राजीव जी ने और सारे कमेटी मेंबरों ने इस प्रोग्राम का जो नाम दिया है सक्सेस स्टोरी, तो मुझे तो इसमें कोई सक्सेस स्टोरी नजर नहीं आती है, मगर अगर आपको आती हो तो आप उसको पॉजिटिवली लेकर के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मेरा इतना ही कहना है कि ये जितना जितना मैंने, जो जैसे जैसे मुझे ईश्वर ने अवसर दिया, और तो जहाँ जहाँ मेरे नाव मूर्ति गई वहाँ वहाँ मैं चलता गया। वो वहाँ जहाँ पर जहाँ जहाँ जाता रहा, तो वहाँ वहाँ पर मैंने अपने पूरे डिलीजेंस के साथ में, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ में, बिना कभी भी अपना प्रमोशन मांगे या स्पेशल इंक्रीमेंट मांगे या और कुछ भी फेवर मांगे, कोई पोस्टिंग मांगे, मैंने अपने कार्य से बराबर निभाता रहा। मुझे हमेशा पिताजी ने मुझे शिक्षा दी थी कि अपना कार्य मुस्तैदी से करना, जो मिलता है वो कार्य करना है। कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम से भी जीवन सफल हो जाता है। तो मैं तो हमेशा, मुझे इस वक्त में और हमेशा हम दिनों फिल्म की एक कड़ी याद आती है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो इस तरह से मैंने अपने ईमानदारी से जीवन जिया। अगर आपने इसका नाम सक्सेस स्टोरी रखा है, तो सक्सेस क्या है? धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, क्या है? अगर ये सब यश होते तो बिल गेट्स और मेलिंडा का तलाक क्यों होता? वो भी सक्सेसफुल थे, तो उनका वैवाहिक जीवन क्यों क्यों बेकार हो जाता? तो सक्सेस के अपने अपने पैमाने हर लोगों के पास होते हैं, पर मैंने अपने जीवन में यही सक्सेस माना है कि कश्तियां सबके किनारे लग जाती है, सबके कश्तियां सबके किनारे लग जाते हैं, कोई सफल नहीं होता है। हमारे इंटेक में 25 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था एमटीएमबी में, उसमें से 20 पास हुए और 5 पास नहीं हुए। तो क्या वो 5 की जिंदगी बेकार हो गई, वो असफल हो गए? या जो 20 पास हुए उसमें रैंक 1 वाला ही सफल हुआ, बाकी जो सब असफल हो गए? ये पैमाना नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का पैमाना यह है कि अपने कर्तव्य निष्ठा से अपना काम को करते जाना, बिना किसी, अगर सफलता का रिग्रेट या अपराध बोध के बिना, गिल्ट के बिना, किसी गिल्ट के, किसी रिग्रेट के बिना, अगर अपने अपना कार्य बखूबी, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरी लगन से निभाया और अपनी जिंदगी जी, तो हमने एक सार्थक जीवन जी लिया। और बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में होता है, कहाँ कौन जाएगा। आज मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरे 3 लड़के हैं और 6 पोते पोतियां हैं। ये सब, वो सब भी काम करते हैं,
और वो लोग उन सब में भी यही पाठ पढ़ा पढ़ा है, और वो इसी लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं और अपना कमा खा रहे हैं। अहमदाबाद में मेरे 2 लड़के हैं और एक लड़का मेरा थाने में है, मुंबई में। तो आप लोग कभी अहमदाबाद आए तो अवश्य मिलें। मैं या ये सफलता को आप हम हमने कुछ नहीं किया, जिंदगी ऐसे ही खो गई है, ऐसा सब सोचना जो है ना बेकार है, व्यर्थ है। शायर कहता है, कश्तियां सबके किनारे लग ही जाती है, कश्तियां सबके किनारे लग ही जाती है, जिसका ना खुदा नहीं होता उसका खुदा होता है। मेरे कुछ जीवन वृत्त मैंने सुनाया और आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइज को, राजीव जी को और वैभव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी। थैंक यू सो मच सर, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताने के लिए। और एक्सपेक्टेड था कि आपसे कुछ शेर और शायरी सुनने को मिलेंगे, तो आपके लिए मेरे पास भी है कि जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो बशीर बद्र से आपका एक शेर था। और क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी जी। सर, आपने स्टार्टिंग में अपने जर्नी में आपने बात की कि एक समय पे आपने लगभग 120 थोड़ी वर्कर्स थोड़ी को अपने आवाज अंडर। कम आ रही है तो चलिए उतरिए। सर, एक समय आपने बताया कि एक समय आपने लगभग 120 वर्कर्स को अपने अंडर संभाला था। अरे सर, गिव मी अ सेकंड सर। हेलो। सर, अभी क्या मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। ब्लूटूथ लगाया हुआ है, उससे कुछ गड़बड़ हो रही है। सर, आपने अपने हाँ उद्बोधन में बताया था कि एक समय पे आपने 120 वर्कर्स को अपने अंडर संभाला था। तो हाँ उससे जी। मैं जानना चाहता हूँ कि लीडरशिप स्किल अगर किसी यंगस्टर को आगे बढ़ना है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि वो आगे जाके भविष्य में इस तरह की प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज कर पाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो काम करने वाले हमारे टीम में है, उनको अपने कलीग्स मानना। हमारे सबॉर्डिनेट ना ना सबॉर्डिनेट है, बॉस जो होता है वो तो कोई बॉस की अपनी लुकआउट है, मगर सबॉर्डिनेट नहीं मान के उनको अपना हमारा सहयोगी माना। तो मैंने जो 125 में बहुत ही राउडी टाइप के जो थे, शराबी कबाबी और झगड़ा करने वाले, प्लांट में जो है वो सेबोटेज करते थे, ऑयल सिस्टम में, हाइड्रोलिक सिस्टम में सैंड डाल देते थे, मूविंग मशीन में नट बोल्ट डाल देते थे, ऐसे जो थे उन लोगों को, 30-40 लोगों को अपने टीम में से अलग किया और बाकी लोगों के साथ हमेशा भाईचारे का व्यवहार रखा। कभी उनको ऐसा नहीं समझा कि वो लोग वर्कर हैं और मैं उनका बॉस हूँ। वो मेरे रूम में कभी भी आ सकते थे, उनमें से कई लोग मेरे घर भी आते थे और अपने पारिवारिक भी सुख दुख भी शेयर करते थे। तो ये एक बड़ी चीज है। और उसमें अ, मैंने जो इंसेंटिव स्कीम वगैरह जो मैंने बताया था, उससे मैंने उनकी आमदनी भी बढ़ाने की कोशिश की। तो उन दिनों में वर्कर्स का काफी शोषण होता था, सब अनपढ़ भी होते थे और अपना काम के माहिर जानकार होते हैं, मगर उनका कोई वैल्यू नहीं था सिस्टम में, समाज में कोई वैल्यू नहीं था। तो मैं उनको आदर के साथ पेश करता था। आज जो उनके बहुत अच्छे होते हैं, उनको अपने सामने चेयर पे बैठा के बात करता था और कभी उनके ऊपर कोई लांछन लगाना है या उनको तंग करने का काम मैं नहीं करता था। तो ये एक टीम वर्क डेवलप करना हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और ये जी मैंने अपने जीवन पर ऐसा ही किया। कभी कभी हालांकि कुछ हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते थे,
मगर बाय एंड लार्ज जहाँ भी मैं रहा, अ, मेरा अ, ये वर्कर्स के साथ बताया मैंने। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि मेरा करियर थ्रू आउट मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में रहा। मेंटेनेंस में आप जानते हैं कि मेंटेनेंस और प्रोडक्शन की हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है ज्यादातर इंडस्ट्री में। प्रोडक्शन वाले मेंटेनेंस को बदनाम करते हैं, मेंटेनेंस प्रोडक्शन की गलतियां निकालता रहता है। पर मेरा अपने जीवन में राइट फ्रॉम सबसिल्क वहां से लेकर के इलेक्ट्रोथर्म तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो चीफ होता था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था। वो कोई भी कदम मेरे मेरे मुझे पूछे बिना नहीं उठाता था, और मैं उसको कंसल्ट किए बिना कोई कदम नहीं उठाता था। तो ये एक सहयोगी टीम बनाना बहुत जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। मेरी नाव भी जो है कई बार सुख दुख के थपेड़ों में इधर उधर चलती रही, और सबकी चलती है। जीवन में सुख दुख जी नहीं हो तो फिर जीवन ही क्या हुआ। तो पर उसमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना, और कभी भी अ, दूसरों को अननेसेसरी उसका बदला चुकाने की कोशिश नहीं करना। यारे इसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी उसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल ठीक है। से मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया है, वैभव जी। जी 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 सर। हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर आपने 1987 तक एक कंपनी में काम किया, उसमें आपने उनके अमेरिकन मार्केट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था, राइट? तो हाँ, अमेरिकन मार्केट्स के साथ काम करना यानी कि एक तरीके से ग्लोबल इंटरेक्शन हो गया, तो वहां पर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट किस तरह से काम आती हैं, और एक पर्सन उसमें बेहतर कैसे हो सकता है? एक्चुअली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अमेरिकन जी। मार्केट के साथ मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं किया। हमारे इसको फूलपुर के प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट अमेरिकन कंपनी थी, कैलॉग। उनके ओके। ऑफिस में रह करके और उनकी सहायता के साथ से मैंने वहां पर मशीनरी वगैरह का ऑर्डर किया था फूलपुर प्रोजेक्ट के लिए। सर मैंने वो उसी मेरा को एक अमेरिकन मार्केट्स के साथ काम करना समझा। हाँ तो वो वहाँ पर वो मेरा उनसे अच्छा संबंध रहा, और काफी वो भी हेल्पफुल थे, और मैं भी अपना काम उस तरह से करता गया। तो मैं बहुत उस समय तो मेरी अवस्था बहुत कम थी। मैं 76 की बात है जब मेरा आई वॉज 36 ओनली। उस समय मुझे इसको कंपनी से सीनियर रिप्रेजेंटेटिव बना करके कैलॉग ऑफिस में भेजना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो वहां पर रह करके मैंने वो उसी तरह से अपना काम निभाया जब जो था। कैलॉग वाले कंसल्टेंट थे तो वो तो इंजीनियरिंग के तो माहिर थे ही। तो और बाकी उनके जो सप्लायर्स वगैरह होते थे उनके साथ में बैठ करके टेक्निकल सॉर्ट करके फिर हेड ऑफिस से परमिशन लेके ऑर्डर रिलीज करते थे। ये इंटरेक्शन जी। मेरा अमेरिकन के साथ में रहा। बाकी सेनेगल में गया तो सेनेगल में वहाँ के सेनेगल तो आपको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये पूरा ब्लैक अफ्रीकन कंट्री है, और वेस्ट कोस्ट पर है, और फ्रेंच फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है। तो उसके लिए मैंने जी। फ्रेंच भाषा भी सीखी वहाँ पर। और वहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि वहाँ हर एक वर्कर के साथ में मैं सुबह जाकर के हाथ मिलाता था, वर्कर से लेकर के चीफ जनरल मैनेजर तक। और वो लोग भी मुझे आके हाथ मिलाते थे। और उनके चीफ सीएमडी जो थे, मेरा पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 साल का था। तो 6 महीना उन्होंने मैंने एक्सटेंड करने का ऐसा प्रोविजन था। तो सीएमडी ने अप टू व्हाट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैंक करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेज दिया, और बोला यू टेल मिस्टर सिंगल टू फिल द टाइम ही अप टू व्हाट ही वांट्स टू स्टे विद अस। तो ऐसा मेरे साथ में और कंपनियों में भी, जैसे मैंने बताया, गरडा में भी हुआ और इलेक्ट्रोसन में जी। भी हुआ। ये इंटरेक्शन मेरे रहे। बाकी जो हमारे जो इक्विपमेंट सप्लायर थे, खास करके इसको में, तो वो बहुत सारे फॉरेन नेशनल थे, जो कि वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट था वो। तो जर्मनी, जापान और इटली और ये सब कंट्रीज थे उसमें। सेम प्रोजेक्ट ही उसके कंटेस्टेंट थे यूरिया के।
तो जी। इनके सब ठेकेदार में भी टाइम टू टाइम मैं कई बार उनके यहाँ जा करके या वो यहाँ आकर के इंटरेक्शन होता रहता था, मगर कमर्शियल ढंग से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन होता ओके। है। मार्केटिंग में मैं कभी नहीं रहा। ओके सर, उसके बाद आपने जिक्र किया इफको वर्क कल्चर का, राइट? मतलब जिसकी वजह से हाँ आपको वहां से रिजाइन करना पड़ा था। तो हाँ, नहीं आइडियल रिजाइन करना कंडीशन पड़ा नहीं, एक मैंने छोड़ एम्प्लॉय दिया। के लिए क्या हो सकती है? है किसी भी वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉय के लिए आइडियल कंडीशंस क्या हो सकती है? मेरे अपने पूरे जीवन में हेल्दीएस्ट कंडीशंस गर्डा केमिकल्स में पाई। गर्डा केमिकल्स में और इफको की कल्चर में रात दिन का अंतर था। पहली जो बिरला कंपनी की थी वो तो कमर्शियल डोमिनेटेड कंपनी बिरला के जैसे अभी आज भी चलती है। वहाँ का चीफ ज्यादा करके कमर्शियल लोग होते हैं और उनके अकाउंटिंग वगैरह सिस्टम बहुत तगड़ा है। वो उस अलग तरह की करोड़िया और अलग तरह की मारवाड़ी कल्चर की कंपनियां थी। इफको जो है वो पब्लिक सेक्टर के तौर पे काम करती थी पूरा। मगर गर्डा कंपनी ऐसा थी हम्म। कंपनी जहाँ पर कि टेक्निकल का अपर हैंड था। मैं जो ऑर्डर फाइनल करता उसका अकाउंट्स का काम सिर्फ पेमेंट करना होता था और परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना होता था। तो हमारे बिल फाइनल बिल होते थे। डॉक्टर गड्ढा ने टेक्निकल साइड को पूरी छूट दे रखे थे। उसमें कमर्शियल का या एचआर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। मैंने उनसे ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर ही बोला मुझे 1 करोड़ का डीजी सेट खरीदना है। तो बोला एक नोट लिख के भेज दो। मैंने एक हाफ पेज का नोट लिखा और अप्रूव करके आ गया बिना मेरे को जाने में। और उसका मैंने पूरा नेगोशिएट किया, नेगोशिएट कर करके और जिसको ऑर्डर प्लेस करना था उसको ऑर्डर प्लेस किया और उसका पेमेंट अटेम्प्ट से करवाया। कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं, नेवर। टेक्निकल था तो टेक्निकल में भी पर्सनली मुझ पर डॉक्टर गर्डा को इतना विश्वास था कि वाट एवर सिंगल इज डूइंग इट इज द बेस्ट। वो ऐसा सोचते थे, उनका बड़प्पन था। हालांकि कई गलतियां होती रहती थी। फिर मुझे अपने गर्डा के पिछले 2-3 सालों में मैंने ही प्रपोज किया था को जनरेशन प्लांट। वहां पर इट वाज वेरी एनर्जी वाले टेबू दे रहे, एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर गर्डा को और 100 PSI की स्टीम यूज होती थी। तो मैंने डॉक्टर गर्डा को सजेस्ट किया कि वजह हम इतना स्टीम कंज्यूम करते हैं, लेट अस पुट ए को जनरेशन प्लांट। तो उन्होंने थोड़ा समझा। वो खुद बहुत अच्छे वेल वेल एजुकेटेड डॉक्टर थे। डॉक्टर इन केमिस्ट्री होते हुए भी वो पूरा साइंस का पूरा ध्यान रखते थे। वो जी। ऑफिस स्टडीड विद बुक्स बुक्स ओनली। तो उन्होंने स्टडी करके बोला कि गो हेड। मैंने मैंने फिर बजट बना के भेजा, 20 करोड़ का बजट बनाया। था मैं ट्वेंटी ओके। करोड़ 20 करोड़ का जी। बजट बनाया और उन्होंने उसको वही एक पेपर के नोट के ऊपर अप्रूव कर दिया और मुझे पूरा अधिकार दे दिया कि तुम टेक्नोलॉजी डिसाइड करोगे, तुम सारा मशीनरी ऑर्डर करोगे और सारा इंजीनियरिंग एंड कमीशनिंग तक तुम काम करोगे। और वो प्रोजेक्ट मैंने जी। उसके मेजर इक्विपमेंट सारे ऑर्डर कर दिए। बॉयलर है, जनरेटर है या और सारे पाइपिंग सिस्टम्स हैं। वो सारे मैंने मटेरियल हैंडलिंग, कोल हैंडलिंग, वो कोल बेस्ड था, कोल और अल्टरनेट फ्यूल बेस्ड। तो वो सारे मैंने 20 करोड़ में से कम 12 करोड़ का खर्चा कर लिया। और कोई किसी ने मुझे वहां पर पूछा नहीं कि तुमने ये कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया। तो ये गर्डा केमिकल्स के कल्चर मुझे ऐसा नहीं कि वो मुझे मुझे उसमें कोई मजा आ रहा था, मगर ये टेक्नोक्रेट के लिए ओपननेस होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो इसको भी मैंने ये राइट। महसूस किया। इसको मैं खास करके जब मैंने ज्वाइन किया था वहां पर टेक्नोक्रेट्स का ही चलता था और हम लोग फाइनल करते थे और अकाउंट वगैरह उसको प्रोसेस करते थे। मगर धीरे धीरे क्योंकि इसको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स भी थे, तो उन्होंने धीरे धीरे दखलंदाजी करना शुरू किया।
और वहाँ पर भी रेड जी पेंसिल का सिस्टम बन गया। 3 आदमियों की कमेटी बनेगी, एक अकाउंट्स का, एक मेंटेनेंस का, और एक डिपार्टमेंट का, और एक परचेज का। और वो बैठ कर डिसाइड करेंगे। वो इतनी उनकी लिमिट होगी, 2 लाख की, 5 लाख की। उससे आगे होगा तो वहाँ जाएगा, उससे आगे होगा तो वहाँ जाएगा। और वहाँ जाके वो पड़ा रहता था। तो इससे जी। मैं तो वर्क और की तरफ से काम करने वाला आदमी हूँ। तो मुझे लगा कि अब मेरा खाली बैठा रहता था, समोसे खाओ, चाय पियो, एयर कंडीशनर चलाओ। तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इसको छोड़ करके गैडा कोई में ज्वाइन किया। वहाँ पर ना मेरे ऑफिस में एसी था, ना कोई पीएन था, ना कुछ भी था। तो पूरी गैडा कंपनी में डॉक्टर गैडा की कल्चर ही थी कि कोई एसी नहीं लगाएगा। मैंने जानबूझ करके उस कंपनी में काम किया। ये कल्चर का डिफरेंस आपने पूछा, वो मैंने बता रहा है मेरी समझ से। राइट राइट राइट। कल्चर कंपनी, किसी कंपनी कल्चर जो है, उनको टेक्निकल स्टाफ पे विश्वास करना चाहिए। वो ज्यादा अकाउंट, मुझे कोई अकाउंट से कोई, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे अकाउंट के जीएम और वो सब। और हमेशा मेरा रिगार्ड करते थे। अब मैं भी उनका आज तक भी रिगार्ड करता हूँ। गुजराती जी थे, मारियाणी थे। पर उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया, बिकॉज डॉक्टर बेड़ा का इंस्ट्रक्शन था। तो ये कंपनी के कल्चर इस तरह से हो, तो वो कंपनी प्रोग्रेस करती है। डॉक्टर गड्ढा ने क्रश से चलाई शुरू की कंपनी, और आज वो 20,000 हम्म। करोड़ की कंपनी है। जी। और आज उनके नहीं रहने के सर बाद भी आज का वो जो सेशन कंपनी। था वो मेरे लिए दूसरे मायनों में भी स्पेशल था, क्योंकि मैं भी खुद साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और इंजीनियरिंग के बाद मैं खुद एमए हिंदी लिटरेचर कर रहा हूँ। तो आपने अभी तक गीता पर, महाभारत पर किताबें पब्लिश की हैं, जो कि मतलब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं, और साथ में भी आप हाँ, रामायण और गीता से शंका समाधान जैसी चीजों पर किताबें लिख रहे हैं। तो सर हाँ, इनके जो मायने हैं रामायण के या गीता के, वो हम जो जेनजी जो वर्ड यूज किया जाता है हमारी जनरेशन के लिए, उसमें धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है रामायण के अंदर जहां पर रावण और अंगद का संवाद है कि सिंधु तरो उनको बनरा तुझ पे धनुरेक गई न तरी, कि तुम्हारा तो बंदर जो है सिंधु पार कर गया, लेकिन तुझ पे तो एक धनुष से लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वो भी पार नहीं की गई। जो इस तरह का जो हाँ। कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो इस तरह का कॉन्फिडेंस है, वो हम्म। हमारी जो जनरेशन है वो ज्यादातर लैक करती है। तो रामायण या हम्म। महाभारत से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतार सकते हैं और डेली लाइफ में उनका यूज कर सकते हैं? रामायण और महाभारत का खुद का दोनों का काल भी बहुत डिफरेंट, अलग है। बीच जी में काफी हजारों साल के गैप हैं। परंतु ये मेरा मानना है, और निश्चित रूप से मानना है, कि महाभारत में हर समस्या का समाधान भी है और समस्या भी है। राजगोपालाचार्य ने अपने महाभारत पुस्तक के प्रीफेस में लिखा है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज या कोई घटना नहीं है जो कि जिसका वर्णन महाभारत में ना हो, ना हुआ, ना हुई है और ना होगी दुनिया में। तो महाभारत एक ऐसा विस्तृत ग्रंथ है, इससे हम पॉजिटिवली देखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, जी सुनने में तो लगता है। तो उस वक्त में जो, चाहे उनको आज की जनरेशन इमेजिनेशन मानती हो, टेस्ट ट्यूब बेबीज करने का, लिंग परिवर्तन करने का, इस तरह की जो टेक्निक शिखंडी की है, या कौरवों की पैदाइश है, या वेद व्यास की पैदाइश है, या कर्ण की कान की पैदाइश है, ये सब चीजें जो जी है वो हमको लगता है कि वो सब गलत है। पर अगर गलत भी हो तो वो प्रेरणादायक तो है ना, हमें इंस्पायर तो करती है ना उस पर आगे बढ़ने के लिए, टू अचीव समथिंग लाइक दैट। तो आज वो साइंस आगे बढ़ के उन चीजों को अचीव कर रही है। तो हमें ओपन माइंड रख करके आज के संदर्भ में उनका मैसेज समझना चाहिए कि कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार से कह दिया उन्होंने। तो जी कर्मण्येवाधिकार से कहकर खाली अधिकार नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने हमको जिम्मेदारी भी दी है उसके साथ में। कर्म करने हम्म। के में तुम्हारा अधिकार है, और उस अधिकार के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, दीज आर योर राइट्स एंड दीज आर योर ड्यूटी। तो वो ड्यूटी भी राइट। उसके अंदर है, अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है।
और जो बात आगे उन्होंने कही है माँ फलेषु कदाचन, वो तो और किसी शास्त्र में नहीं मिलती, मतलब दूसरे धर्मों के शास्त्र में वो बात कहीं पर नहीं मिलती है कि फल से डिटैच होकर के काम कर। फल से डिटैच होना एक बहुत बड़ा दर्शन है ये, जिसको हमारी जनरेशन नहीं समझती है। उसको मैंने काफी विस्तार में अपने पुस्तकों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी तो वो उतना हमारे इस टॉक में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। जी जिनको समझना हो वो मुझसे बात कर सकते हैं, और तो मैं उनको कोशिश करूंगा कि खाली यही नहीं और कुछ भी बात हो गीता रामायण संबंधी या हमारे सनातन धर्म संबंधी या साहित्यिक या भौगोलिक या हिस्टोरी। मैंने दूसरे धर्मों का भी काफी अध्ययन किया है, बाइबल पढ़ी है, जी कुरान के कई अंश पढ़े हैं, जैन धर्म का बहुत अध्ययन किया, बुद्ध की आत्मकथाएं और बुद्ध के सारे चरित्र पढ़े हैं। तो निष्कर्ष यही है कि धर्म जो है वो कोई कंप्रोमाइज की चीज नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, वही धर्म है। और वो सनातन धर्म एक ही है, मानव धर्म। सनातन धर्म इज नथिंग बट मानव धर्म। जी। जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं या सर्वे भवन्तु हम्म। सुखिनः कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं हम लोग? ये कोई आज की दुनिया भी मानती है? हमारे ऋषि मुनियों ने माना और हमारी संस्कृति ऊपर बढ़े। आज हम जी कोई नहीं मानते। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः तो मेरा तो काम गया। सहकारिता का भावना है, ओम सहना वतु सहना सहना भुनक्तु, कितनी बड़ी भावना है। राजा जी रणधीर कहता है कि मैं तो मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं तो अगले जन्म में यही चाहता हूँ कि मुझे मुझे तो दीन दुखियों की सेवा करने का ही अवसर मिले। ये भावनाएं कहाँ है आज की? ये सब महाभारत में भरी पड़ी है, रामायण में भरी पड़ी है। मेरा गला भी थोड़ा खराब है तो बीच बीच में काफी आ रही है। नहीं नहीं सर, बस मैं इसके बाद अपने आखिरी प्रश्न की तरफ जाना चाहूंगा। सर अभी हाँ वर्तमान में हम एक भाषाई अस्थिरता देख रहे हैं, एक भाषाई अनिश्चितता देख रहे हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से हमें देखने को मिलती है। कभी महाराष्ट्र को लेकर के कुछ खबर आती है तो कभी कर्नाटक को लेकर के कुछ खबर, कि आज यहाँ एक पर्टिकुलर भाषा को लेकर के रोका गया, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, अलग अलग आपने ग्रंथों का अध्ययन किया है, और हमें एक विस्तृत रूप में भी देखने को मिलता है कि जैसे उर्दू जैसी भाषा को एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो इसका आगे का मतलब क्या रास्ता है कि इस सब से कैसे बचा जाए, और कैसे हम अपने आप में किसी भी भाषा के शब्दकोश को या किसी भी भाषा की जो बोलचाल है या बोली है, जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनको हम रिच कर सकें, उनको हम और ज्यादा कल्टीवेट कर सकें। अलग अलग भाषाएं और अलग अलग रिवाज और अलग अलग रीतियां या अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग प्रांत, अलग अलग रहन सहन, ये सब तो संस्कृति के अंश हैं। जो हमारे पिताजी जिस तरह से रहते थे आज हम उस तरह से नहीं रहते। मेरे पिता ने मेरे पिताजी ने कभी पैंट नहीं पहनी, मैंने कभी धोती नहीं पहनी। तो ये तो बदलते रहेंगे, मगर जो सनातन धर्म है वो नहीं बदलना चाहिए। उसके वैल्यूज जो है अगर हम सीख लें गीता महाभारत से या कोई किसी से भी, कोई गीता महाभारत पर ही मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, हालांकि उसमें सब कुछ भरा पड़ा है। अगर हम्म। हम उस धर्म को सीख लें कि ये मेरा धर्म क्या है, माँ फलेषु कदाचन के साथ में, माँ फलेषु कदाचन की व्याख्या में एक एक ही बात कहता हूँ मैं। महर्षि व्यास ने एक श्लोक कहा है महाभारत में। उस जी श्लोक का अर्थ ये है कि कुल के भले के लिए एक को, कुल के भले के लिए एक को, यानी कुल में जो भी बुरा व्यक्ति कोई है, तो अगर उस जी कुल का भला अगर उससे होता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। कुल के भले के लिए एक को त्याग दो, ग्राम के भले के लिए कुल को त्याग दो, अपने हम्म। गांव के भले के लिए अपने कुल का हित मत देखो, कुल के हित को त्याग दो, सेक्रीफाइस दैट। जी जिले के लिए, जनपद के लिए, जनपद के लिए अपने गांव का हित भी त्याग दो। जनपद जिला हो गया ना, और जिला और प्रांत उन हम्म। दिनों में एक ही होते थे। और राष्ट्र के लिए
जिले का और प्रांत का जो है वो हित उसको भी त्याग दो। राष्ट्र का भला इसमें जब मेरी सोच है, जो मेरा जा रहा हूँ, क्या इससे राष्ट्र का भला हो रहा है और राष्ट्र का हित हो रहा है और मेरे प्रदेश का हित हो रहा है, तो उसे भी, उस प्रदेश के हित को भी त्याग दो। और अंत में जी उन्होंने आध्यात्मिक आध्यात्मिक तरीके से लिखा है कि अपने उद्धार के लिए राष्ट्र हित को भी त्याग दो, आत्म उद्धार के लिए। तो ये आत्म उद्धार और कुछ नहीं, आत्म उद्धार यही है कि बंधनों से मुक्त हो जाना। ये जी संप्रदाय, ये जाति, ये भाषा, ये लिंग, ये स्थान, मैं जोधपुर का हूँ तो जोधपुर के लिए मुझे ये करना है, मैं एमबीएम का हूँ तो मुझे एमबीएम के लिए ये करना है। करो, अपने परिवार के लिए भी करो, पर दुर्योधन की तरह नहीं, हस्तिनापुर को नष्ट कर दो। जी जहाँ तक हमारा अपना मगर जहाँ देखे कि परिवार का हित जो है मेरे मेरे गांव के, मेरे जाति के, मेरे देश के हित के आड़े आ रहा है, तो उसे त्याग दो। ये महाभारत कहती है, व्यास जी कहते हैं। और अंत में कहते हैं कि वो मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, कोई सुनता नहीं है मेरी, कोई सुनता नहीं है मेरे। ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है, त्रिगुणात्मक है। ये ऐसे ही झगड़े चलते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों को हवा देते रहते हैं। बुद्धिजीवी भी है, परजीवी भी बहुत सारे वो जी सब। लेकिन हमें क्या करना है? हम इंजीनियर हैं, हमें इंजीनियरिंग का काम करना है, या और दूसरा भी क्षेत्र में अगर हम चले गए हैं इंजीनियरिंग पास करके, तो उस काम को हमें पूरे मुस्तैदी से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ में उस हद तक ले जाना है जहाँ पर कि राष्ट्र का हित में होता हो, मानवता का हित में होता हो। राष्ट्र से आगे मानवता है। कहने को तो राष्ट्र के आगे आज यूएनओ है, और यूएनओ करता क्या है? यूएनओ रोज जो है गाजा और हमास के लोग ले आंसू बहाता है। तो ये कोई थिंकिंग चलती नहीं, मतलब धार्मिक नहीं है। इसका नॉन रास्ता एंडिंग एक है ही ये तो, है। चल रहा है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये तो चलता ही जा रहा है। द्वंद्वात्मक है, इसलिए चलता तो रहेगा। महाभारत होने से कौन सा बुराई खत्म हो गई? रामायण हो खत्म होने से क्या राक्षस खत्म हो गए? आज भी वही चल रहे हैं उसी तरह। तो चलता तो रहेगा, पर इसमें हमारा योगदान क्या है? धर्म का पलड़ा भारी हो रहा है या पाप का पलड़ा भारी कर रहे हैं? हमारा योगदान हमें देखना है, तो ही सुधार आएगा। 5 पांडव से जी जी उनका धर्म पे था तो उनका पलड़ा भारी हुआ, तो कृष्ण उनके साथ 100 कौरव होते थे, अक्षौणी में 11 अक्षौणी उनकी सेना, 7 पांडवों की, वो राज्य पे बैठे हुए थे, ये जमीन पर थे। फिर भी उनका पलड़ा भारी इसलिए रहा कि वो उन्होंने सत्य की, धर्म की राह कभी नहीं छोड़ी। जी। थैंक यू सो तो मच हमें तो सर, लाइफ के जहाँ तक हमारा टेक्निकल और प्रभावकारी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे। जी अरे जी बोलिए सर। बोलिए शर्मा जी। हाँ मैं वही बोल रहा था सर, थैंक यू वेरी मच, आपने लाइफ के टेक्निकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर बात करी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रमाकांत शर्मा सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। हाँ हाँ, नमस्ते धन्यवाद नमस्ते देव। रमाकांत सबसे जी। पहले तो मैं रमाकांत शर्मा हूँ। सबसे पहले तो मैं सिंगल साहब को, राम प्रकाश सिंगल साहब बॉस को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही सीनियर बैच के हैं और बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। और जैसा उन्होंने डिफरेंट प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया और उसके बाद में डिफरेंट चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और कैसे कंपनी को टर्न अराउंड करना है, सक्सेसफुल करना है, और एफिशिएंसी बढ़ानी है, और जो टर्न अराउंड टाइम को मैक्सिमाइज करना, आई मीन ऑप्टिमाइज करना। और जो उन्होंने जो लाइफ में इतने प्रैक्टिकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डा है, इसको जहाँ पर थोड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर का अप्रोच था, फिर गर्डा चैलेंजिंग या एनकरेजिंग एनवायरनमेंट में, इलेक्ट्रोथर्म में उन्होंने प्लांट्स कमीशन किया, सोलर एनर्जी जो कि उसके बाद में काफ़ी बाद में एक लेटेस्ट जो आजकल फेज चल रहा उसमें काम किया। तो ये एक
एज ए इंजीनियर उन्होंने जो एक प्रूव किया अपने आप को, और विद द हैंडलिंग ऑफ बेसिकली टेक्निकल एज वेल एज एचआर फंक्शन, बहुत ही प्रेरणा का विषय ये स्रोत है। और मैं सिंगल बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमें इसके लिए इतना हाईलाइट किया। उनका जो व्यक्तित्व का एक और पहलू जो आध्यात्मिक उन्होंने बताया है, गीता रामायण महाभारत का, और उसमें सिर्फ उसको पढ़ना समझना नहीं, उसके लिए उन्होंने उसका व्याख्या भी किया है 3 खंडों में, जैसे उन्होंने बताया। फिर अलग से किताब लिखी है, फिर कुछ शंका समाधान पुस्तक लिखी है। तो मतलब ही हैज गॉट इमेंस नॉलेज, और एक लाइफ का जो एक्चुअल कैसे जीना, कैसे सक्सेस होना, और कहाँ संकीर्णता से निकल के एक वाइड एक्सेप्टेंस में ह्यूमैनिटी की तरफ, मानवतावाद की तरफ कैसे जीना। तो एक प्रैक्टिकल हमारे जो सनातन धर्म की स्ट्रेंथ है उसके साथ में बैकग्राउंड में जो वर्तमान में समाधान है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही काफी सीखने के लिए भी बहुत उत्तम है, और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मैं सिंगल बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं राजीव शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, राजीव शर्मा बॉस को, जो कि गुजरात का तरफ से उन्होंने एक इनिशिएटिव ले रखा, और बहुत ही हम लोग सबके लिए सीखने का उन्होंने वो जो आयाम बनाया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जो है उसको उनको बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कंडक्ट किया। योदेशी को बहुत धन्यवाद, इतना टेक्निकल थ्रू किया, और मेरे ख्याल से अभी जैसे वो जर्नी में है फिर भी उन्होंने इतना अच्छा हैंडल किया है। और मैं राजीव शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव शर्मा बॉस से, कि वो एक अलग से सिंगल साहब का लेक्चर अध्यात्म के लिए, कि प्रैक्टिकल उसको हम हमारे वर्तमान जीवन में कैसे अपनाएं, भी एक सेपरेट भी लेक्चर अरेंज करवा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको, और पर्टिकुलरली हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं इतने हमारे सीनियर लेवल पे सिंगल बॉस, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कोई भी मुझे संपर्क करना चाहें तो फ़ोन नंबर तो है ही है ग्रुप में, आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। अहमदाबाद में है तो पर्सनल भी मिल सकते हैं, और किसी विषय पर जो मेरी जानकारी में हो तो उस पर कुछ लाइट प्रकाश कर सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अपना गुजरात चैप्टर का गौरव है हमारे राजीव शर्मा जी और आप सब लोग, जो सबको इकट्ठा ला करके साथ में ये एक अवसर देते हैं, ताकि हम लोग आपस में जुड़ चुके हैं। एक वार्तालाप का प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप सबसे शेयर किया कुछ बातें जो मैंने को काफ़ी आध्यात्मिक तौर पे आपने लेवल पे कर दी। उनमें आज के जनरेशन को कुछ बातें अच्छी नहीं लग सकती है, तो उनको जितना सार उसमें अच्छा लगे वो ही उसको ग्रहण करें, तो मेरा तो बोलना सही हो गया। ओके सर।